हेलो बच्चों, फ्लेरी के लर्निंग ऐप पर मैं अजय यादव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और हम लोग क्लास 9th के सामाजिक विज्ञान में अर्थशास्त्र के चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं और यह हमारा अंतिम चैप्टर होगा। और अंतिम चैप्टर क्या होगा यह रहा आपके सामने। क्या है? भारत में खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। तो आइए हम लोग इसके अवलोकन को एक बार ध्यान देते हैं कि इसके अवलोकन में हम लोगों को क्या क्या जानना है कि खाद्य सामग्री क्या होती है। ठीक है, दूसरी चीज की खाद्य सामग्री कहते किसे हैं, और तीसरी चीज की बम्पर स्टॉक क्या है और सार्वजनिक वितरण क्या है। आज इन सब की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो सबसे पहले हम लोग जो है अवलोकन पे ध्यान देंगे। तो आइए हम लोग अवलोकन पे ध्यान देते हैं। इसमें अवलोकन क्या है भाई? अवलोकन में कहा गया है कि खाद्य सुरक्षा का अर्थ है कि सभी लोगों के लिए हमेशा भोजन की उपलब्धता। ठीक है, खाद्य सुरक्षा का अर्थ क्या है कि सभी लोगों के लिए हमेशा भोजन की उपलब्धता जो है वही खाद्य सुरक्षा है। और यह सभी लोगों के पास आसानी से पहुंच सके या हर व्यक्ति वहां तक पहुंच सके, यही है आपकी खाद्य सुरक्षा। नेक्स्ट में हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, खाद्य सुरक्षा क्या है, हमें इसको जानना है। तो खाद्य सुरक्षा के निम्नलिखित आयाम हैं। पहला है सामर्थ्य का अर्थ है कि लोगों के पास अपने भोजन जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त और पौष्टिक भोजन खरीदने के लिए धन उपलब्ध हो। तो सबसे पहले खाद्य सुरक्षा में जरूरी क्या है कि सभी लोगों के पास पर्याप्त धन हो, जिससे वह पौष्टिक भोजन को खरीदने के लिए उनके पास धन उपलब्ध हो और वह आराम से खरीद सकें। और जब खरीदेंगे तभी उनके पास भोजन या खाद्य सामग्री उपलब्ध होगी। आइए सेकंड पे, खाद्य उपलब्धता से आशय है कि देश में खाद्य उत्पादन, खाद्य आयात और सरकारी अनाज भंडारों में संचित पिछले वर्षों की स्टॉक से है। कहने का मतलब कि खाद्य की जो उपलब्धता है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ स्टॉक में कितना अनाज है, कितना दालें हैं, कितना उसका स्टॉक बना हुआ है कि जिससे हम अगर चाहें तो अपने देशवासियों को बेच करके और उनके पूरे जीवनचर्या का सिस्टम चला सकते हैं। हमारे स्टॉक में अगर कुछ नहीं रहेगा तो हमारी खाद्य सुरक्षा जो है संकट में पड़ जाएगी, क्योंकि हमें खाने के लिए हमारे पास स्टॉक नहीं रहेगा। और जब नहीं रहेगा तो हम कहाँ से खाएंगे, और जो कोई व्यक्ति खाएगा नहीं तो कोई व्यक्ति जिएगा नहीं। आइए तीसरा क्या है भाई? पहुंच का अर्थ है कि खाद्य प्रत्येक व्यक्ति को मिलता रहे। यहाँ जो आपने पढ़ा था पहुंच, ठीक ना, इसका मतलब क्या है कि खाद्य जो है प्रत्येक व्यक्ति को मिलता रहे या प्रत्येक व्यक्ति खाद्य सुरक्षा तक पहुंच सके। ठीक ना। नेक्स्ट में हम लोग आते हैं। देखिए, खाद्य सुरक्षा क्यों, खाद्य सुरक्षा क्यों? तो आइए इसको जानते हैं। प्राकृतिक आपदा जैसे सूखे के कारण खाद्यान्न की कुल उपज में गिरावट आ जाती है। खाद्य की कमी के कारण मूल्यों में भी वृद्धि हो जाती है। भारत में जो सबसे भयानक अकाल सन 1943 में बंगाल में पड़ा था, इस अकाल में बंगाल प्रांत में 30 लाख लोग मारे गए थे। अब एक बात बहुत ध्यान समझिएगा, कभी भी जब खाद्य सुरक्षा संकट में तब आती है कि जब कोई भयानक अकाल पड़ जाए, सूखा पूरा पड़ जाए, ठीक ना, या फिर कोई ऐसी जो है कि महामारी आ जाए जिससे लोग जगह जगह मरने लगे, और उसके बाद कोई ऐसी बीमारी फैल जाए जो किसी फसल में होने लगे और लोग उस फसल को करने से डरने लगे। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए हमारे पास स्टॉक रखा जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे मान लीजिए आपके पास एक महीने में 10,000 रुपये हैं। अब आपको उस 10,000 को तब तक बचा के रखना है या उसको सोच समझ के खर्च करना है कि जब तक कि आपको अगली पेमेंट ना मिल जाए या अगला जो है किस्त ना मिल जाए। तो कहने का मतलब कि हम अपने पास खाद्य सुरक्षा इसलिए रखते हैं या खाद्य सामग्री का भंडारण इसलिए करते हैं क्योंकि अगले साल फसल कैसी होगी कैसी नहीं होगी इसे कोई नहीं जानता है। तो जब हमारे पास स्टॉक रहेगा तो अगली फसल जब आ जाएगी तो हम इस खाद्य को निकाल देंगे और उसके बाद उसको यहाँ स्टोर कर लेंगे। फिर अगले साल की हाल यही होगी। तो कहने का मतलब यही है कि खाद्य जो सुरक्षा होती है यह इसीलिए जरूरी है
क्योंकि किसी भी समय अकाल पड़ सकता है और उसके बाद जब खाद्य में कमी आ जाएगी, लोगों के पास नहीं पहुंचेगा, तो वहां पर लोग इसके बिना मर सकते हैं। जैसा कि आपको यहाँ बताया गया है कि 1943 में बंगाल में भारी अकाल पड़ा था और इस अकाल में बंगाल प्रांत से लगभग 30 लोग मारे गए थे। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट में हम लोग आते हैं आगे। खाद्य सुरक्षा का महत्व क्या है, जानेंगे कि खाद्य सुरक्षा का महत्व क्या है। तो ध्यान रखिएगा, भूख और कुपोषण से मुक्ति के लिए, गरिमा और सम्मान के लिए, अपनी अधिकतम क्षमता के लिए मुताबिक रचनात्मक भूमिका निभाने के लिए, आत्मनिर्भरता के लिए, ये कई चीजें ऐसी हैं कि खाद्य सुरक्षा हमारे लिए क्यों जरूरी है, क्यों इसका महत्व है। तो भूख और कुपोषण की मुक्ति के लिए अगर खाद्य सुरक्षा रहेगी तो हमारी भूख मिट जाएगी, हम कभी कुपोषण के शिकार नहीं होंगे। इन सबसे मुक्ति के लिए खाद्य सुरक्षा जरूरी है। दूसरा है गरिमा और सम्मान के लिए, अगर हमारे पास भोजन का इंतजाम रहेगा तो हमारी गरिमा बनी रहेगी। ठीक ना, जैसे लोग कहते नहीं है कि अरे इसके पास खाने का इंतजाम नहीं है, ये क्या बात करेगा। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं हमारे गरिमा को ठेस पहुंचती है, और जब ठेस पहुंचती है हमारे सम्मान को ठेस पहुंचती है। तो ऐसे में अगर स्टॉक अपने पास रहेगा, अब कोई देश वाला ये कहे, जैसे इस समय की स्थिति ये है कि श्रीलंका में काफ़ी भुखमरी आ गई है, जो श्रीलंका में काफ़ी भुखमरी आ गई है तो अपना भारत देश भी उसको कुछ खाद्य सामग्री अवेलेबल कराया था। भाई पड़ोसी देश होने के नाते कुछ खाद्य सामग्री उसको अवेलेबल कराई गई थी कि आपके यहाँ ऐसे ना हो, क्योंकि देखिए लोग ही लोग की हेल्प करते हैं, मानव ही मानव का हेल्प करता है। इसलिए हमारे यहाँ ऐसी कोई बात ना आए जिससे लोग ये कहें कि अरे फला देश वाले तो खाने बिना मर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, गरिमा और सम्मान के लिए भी हम अपने पास स्टॉक रखते हैं, ये भी उसका एक महत्व है। नेक्स्ट में है अपनी अधिकतम क्षमता के मुताबिक रचनात्मक भूमिका निभाने के लिए अपने पास इतना स्टॉक होना चाहिए कि हम कोई भी चीज़, ठीक है, अगर कर रहे हैं तो उस चीज़ में इसका अहम योगदान होना चाहिए कि अगर अगले साल हमारे पास फसल कम हुई तो हम इसी से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक ना, और आत्मनिर्भरता के लिए, कहने का मतलब कि आत्मनिर्भरता के लिए भी इस चीज का प्रयोग किया जाता है। आइए नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए खाद्य असुरक्षित कौन है, इस पर ध्यान रखिएगा। खाद्य असुरक्षित कौन है, अब हम उस पर गौर करेंगे। ध्यान रखिएगा इस पर। भूमिहीन जो थोड़ी बहुत अथवा नगण्य भूमि पर निर्भर हैं, पारंपरिक दस्तकार, ठीक, पारंपरिक सेवाएं प्रदान करने वाले लोग, अपना छोटा मोटा काम करने वाले कामगार और निराश्रित तथा भिखारी शामिल हैं। कहने का मतलब खाद्य से असुरक्षित कौन है, तो जो जिसके पास भूमि नहीं है, जो भूमिहीन है ना, जो थोड़ी बहुत अथवा नगण्य भूमि पर निर्भर करता है, मतलब जिसके पास थोड़ा बहुत भूमि है, जो काम चलाऊ भूमि है, बस उतने में एडजस्ट करना है उसको। नेक्स्ट में आपका है पारंपरिक दस्तकार, ठीक है, कहने का मतलब जो छोटे मोटे काम करते हैं उनके पास हल्की फुल्की भूमि है, ठीक है, तो ये भी इनके लिए भी खाद्य सुरक्षा क्या है, असुरक्षित है। पारंपरिक सेवाएं प्रदान करने वाले कुछ ऐसे हैं जो इधर उधर की सेवाएं यानी कि, ठीक है, सर्विस करते हैं, तो उनके लिए भी खाद्य सुरक्षा क्या है, असुरक्षित है, क्योंकि जब तक वो खरीदेंगे नहीं, जब तक उनके पास पैसा आएगा नहीं, तब तक वो खरीद नहीं पाएंगे, तो कहीं ना कहीं ये भी असुरक्षित है। निराश्रित तथा भिखारी शामिल हैं। भिखारी के पास कुछ भी नहीं है, न तो उसके पास पैसा है, न तो उसके पास कोई खेती है, तो ऐसे कंडीशन में न पैसा है न खेती है, तो वो व्यक्ति क्या करेगा, वह भी खाद्य सुरक्षा में असुरक्षित रहेगा। कम वेतन वाले व्यवसायों, जिसके पास वेतन कम है, वह पूरी खाद्य सुरक्षा की सिक्योरिटी नहीं कर सकता है, अर्थात खाद्य सुरक्षा का स्टॉक नहीं रख सकता है। और अनियमित श्रम बाजार में काम करते हैं। भुखमरी के दीर्घकालिक और मौसमी आयाम होते हैं। ध्यान रखिएगा, भुखमरी का जो होता है ये दीर्घकालिक, मतलब बहुत लंबे समय तक का, ठीक है, और मौसमी आयाम होते हैं, यानी किसी किसी समय में, जैसे मान लीजिए बरसात बहुत ज़्यादा हो गई है ना, मौसम आया बरसात का और बहुत हो गई बरसात, और बाढ़ आ गई, और बाढ़ आ गई तो इसमें क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें हम लोग की नुकसान हो जाएंगी, बहुत सारी फसलें नुकसान हो जाएंगी, बहुत सारा हमारा स्टॉक डूब जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है असुरक्षित में, ठीक है, आता है। अगला है दीर्घकालिक भुखमरी, मात्रा एवं गुणवत्ता के आधार पर अपर्याप्त आहार ग्रहण करने के कारण ही होती है। निर्धन लोग अपनी अत्यंत निम्न आय और जीवित रहने के लिए खाद्य पदार्थ खरीदने के अक्षमता के कारण दीर्घकालिक भुखमरी से ग्रस्त होते हैं। कहने का मतलब कि जिस व्यक्ति के पास ज़्यादा पैसा नहीं है, वह ज़्यादा स्टॉक नहीं रख सकता है,
और अगर ज़्यादा स्टॉक नहीं रखा है तो अगर आगे स्टॉक खत्म हो गया तो उसके लिए असुरक्षा बन जाएगी, यानी कि खाद्य जो है असुरक्षित हो जाएगा। आगे है मौसमी भुखमरी फसल उपजाने और काटने के चक्र से संबंध होती है। यह ग्रामीण क्षेत्रों की कृषि क्रियाओं के मौसमी प्रकृति के कारण तथा नगरीय क्षेत्रों में अनियमित श्रम के कारण होती है। कहने का मतलब कि नगर में आप जानते हैं कि कोई भी श्रम करना नहीं चाहता है। एक गांव के किसान ही ऐसे हैं कि जो मेहनत और मजदूरी करके शहर वालों का भी पेट पालते हैं। क्योंकि आप सोचिए अगर गांव का किसान खेती न करे और शहर में बैठे लोग, ठीक है, जो बैठे हुए हैं शहरों में, तो ये लोग के पास पैसा है, अगर हम खेती ही नहीं करेंगे तो ये लोग खरीदेंगे कहाँ से? तो कहीं ना कहीं तब इनके लिए भी मुसीबत हो जाएगी खाद्य सामग्री। अब ध्यान रखिएगा, इस प्रकार की भुखमरी तब होती है जब कोई व्यक्ति पूरे वर्ष काम पाने में अक्षम रहता है। कहने का मतलब कि अगर भुखमरी का शिकार आदमी कब होता है कि जब उसके पास पैसा नहीं होता है। सपोज करिए कोई शहर में कमाने गया है और उसके बाद वो साल भर तक बैठा रह गया, उसे कोई जॉब नहीं मिला, तो ऐसे में उसके लिए सुरक्षा, ठीक है, जरूरी हो जाएगी, यानी कि खाद्य सुरक्षा उसकी खतरे में पड़ जाएगी, असुरक्षा हो जाएगी उसके लिए। ठीक ना। नेक्स्ट में आगे आते हैं हम लोग। देखिए भारत में खाद्य सुरक्षा क्या है, इस पर ध्यान रखिएगा। सरकार द्वारा सावधानी पूर्वक तैयार की गई खाद्य सुरक्षा व्यवस्था के कारण देश में खराब मौसम स्थितियों के होने के अथवा किसी अन्य कारण से अनाज की उपलब्धता और भी सुनिश्चित हो गई है। इस व्यवस्था के दो घटक हैं, पहला है बम्पर स्टॉक और दूसरा है सार्वजनिक वितरण। अब यहाँ एक बार बहुत ध्यान समझिएगा कि भारत की स्थिति क्या है कि भारत सरकार ने क्या किया है कि भाई किसी भी समय अगर मौसम खराब हो गया, मौसम की समस्या आ गई, फसल बेकार हो गई, हमारे यहाँ अगली फसल किसी कारणवश अच्छी नहीं हुई, तो हमारे पास जब स्टॉक रहेगा तभी हम कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए भारत सरकार ने क्या किया है, एक बम्पर स्टॉक बनाया है और दूसरा सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बनाया है। अर्थात जो है बम्पर स्टॉक का मतलब कि यहाँ आप देख सकते हैं कि ये एकदम लाइन से, ठीक है, देखिए इस चित्र में देखिए ध्यान से आप कि एकदम पूरा बम्पर स्टॉक लगा हुआ है, जगह जगह पूरा गोदामों में इस तरह से अनाज की उपलब्धता आपको देखने को मिल सकती है। ये आपका बम्पर स्टॉक है, ठीक ना। अभी हम आपको और दिखाते हैं चित्र के माध्यम से, आइए देखिए बम्पर स्टॉक क्या है। सबसे पहले हम जानेंगे बम्पर स्टॉक क्या है, इस पर ध्यान रखिएगा। देखिए भारतीय खाद्य निगम अधिक उत्पादन वाले राज्यों में किसानों से गेहूं और चावल खरीदता है। किसानों को उनकी फसल के लिए पहले से घोषित मूल्य दिया जाता है। इस मूल्य को न्यूनतम समर्थित मूल्य कहा जाता है। ठीक, आप इस चीज को जानते हैं, ठीक है, न्यूनतम समर्थित मूल्य कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि आप जानते हैं कई बार किसान अपनी एमएसपी लेने के लिए, ठीक है, सरकार से झगड़ा भी करते हैं कि नहीं हमारे अनाज की एमएसपी को, ठीक है, कम कर दिया गया, किस पे आप एमएसपी दे रहे हैं, ठीक है। न्यूनतम समर्थित मूल्य जो होता है, ठीक है, इसी को बोला जाता है एमएसपी, ठीक है, इस पे ध्यान रखेंगे आप। भारतीय जो खाद्य निगम होता है ये क्या करता है, एक निश्चित मूल्य पर किसानों से उसके अनाज को खरीदता है, और जब अनाज को खरीदेगा तो उस चीज का अपने यहाँ स्टोर रखेगा, और जब स्टोर रखेगा तो उसके बाद उसे भारत में बेचेगा, ठीक है। तो अब आप इस चीज को समझते हैं, इसी को क्या बोलते हैं हम, इसी को बोलते हैं न्यूनतम समर्थित मूल्य। बहुत ध्यान समझिएगा। भारतीय खाद्य निगम अधिक उत्पादन वाले राज्यों से किसानों से गेहूं चावल खरीदता है। किसानों की उनकी फसल के लिए पहले से घोषित मूल्य दिया जाता है और इस मूल्य को हम कहते हैं न्यूनतम समर्थित मूल्य। अब यहाँ आप देख सकते हैं ये बम्पर स्टॉक है, यहाँ देखिए एकदम पूरा जो है लगा हुआ है, ठीक है, एकदम पूरा बोरा का बोरा, ठीक है, यहाँ पर एकदम लाइन से गोदाम में भरा हुआ है। यहाँ देखेंगे एकदम पूरा ढेर सारा भरा हुआ है, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, ये सब स्टॉक लगाया गया है कि अगर हमारे पास खाद्य सुरक्षा में कमी होने लगी तो हम अपने स्टॉक से काम चला सकते हैं। अब आइए आगे नेक्स्ट देखते हैं। देखिए दूसरा आपका है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। दूसरा क्या है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। आपने देखा होगा कि सरकार जो है गाँव में राशन को बांटती है, वितरण करती है। तो आपने देखा होगा यहाँ पर एक कैसी वितरण प्रणाली है, यहाँ ध्यान से चित्र में आप देख सकते हैं कि आप अपने आधार कार्ड को दिखाते हैं और उसके बाद जो है वहाँ जो कोटेदार होता है वह आपको जो तय की गई, ठीक है, उसका वेट होता है, उसी हिसाब से 5 किलो 7 किलो 8 किलो जो भी, ठीक है, आपका फिक्स होता है,
उतना वह आपको तौल करके, देखिए यहाँ किसान दे रहा, ठीक है, यहाँ आपका तराजू लगा हुआ है देखिए, और इस तराजू से यह जो है माप से इसको माप करके और एक किसान के डलिया में डाल रहा है। ठीक है, आधार कार्ड आपको देखिए यहाँ दिखाया गया है, चावल की देखिए इस तरह से मात्रा दिखाई गई है, तो आप इस चीज़ को देख करके समझ सकते हैं। आइए थोड़ा इसको जान लेते हैं कि भारतीय खाद्य निगम द्वारा अभिप्राप्त अनाज को सरकार विनियमित राशन दुकानों के जरिए समाज के गरीब वर्गों में वितरित करता है। तो सही बात है, कोटा से मिलता ही है। इसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि पीडीएस कहते हैं। राशन की दुकानों में जिन्हें उचित दर वाली दुकानों कहा जाता है, चीनी, खाद्यान्न और खाना पकाने के लिए मिट्टी का तेल का भंडार होता है। ये सब बाजार मूल्य से कम मूल्य पर लोगों को बेचा जाता है। क्यों? क्योंकि अगर बाजार मूल्य पे लोगों को दिया जाएगा तो कोई कोटे से क्यों लेगा? तो इसलिए सरकार जो है जनता के हित के लिए क्या करती है, बाजार से कम मूल्य पर कोटे पर, ठीक है, यहाँ पर सामान को बेचती है। अर्थात जो है जो इनकी राशन की दुकानें हैं वहाँ इस चीज़ को बेचा जाता है। गरीबी के उच्च स्तर को ध्यान में रखते हुए 70 के दशक में मध्य, ठीक है, NSSO यहाँ लिखा है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, क्या लिखा है, NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ठीक ना। तो हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं राष्ट्रीय प्रतिदर्श, ठीक है, सर्वेक्षण संगठन। अब यहां ध्यान रखेंगे कि रिपोर्ट के अनुसार भारतीय खाद्य संबंधी 3 महत्वपूर्ण अंतः क्षेत्र, ठीक है, कार्यक्रम शुरू किए गए। अब यहां ध्यान रखेंगे, पहला है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जो ये आपके सामने दिख रहा है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। दूसरा क्या है, एकीकृत बाल विकास सेवाएं, और तीसरा क्या है, काम के बदले अनाज। तो आपने देखा कि ये तीनों स्कीम जो है अलग अलग समय पे अलग अलग, ठीक है, क्षेत्रों में लॉन्च की गई थी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है यह क्या था, यह जो है जो सरकारी राशन की दुकान होती है वहां पर जो है इस चीज को, ठीक है, किसानों को दिया जाता है, यानी कि व्यक्ति को प्रदान किया जाता है जो गरीब वर्ग के लोग होते हैं। दूसरा, ठीक है, ये देखिए बाल विकास सेवाएं, आपको पता है कि बच्चों के लिए, ठीक है, जो भोजन सामग्री जाती है, यानी कि आपने देखा होगा कि स्कूलों में भी क्या मिलता है, स्कूल में भी उनके भोजन के लिए इंतजाम किया जाता है कि बच्चे जाएंगे दोपहर में वहाँ खाएंगे, खा करके फिर पढ़ाई करेंगे, फिर उसके बाद अपने घर आएंगे। तीसरा क्या दिया है, काम के बदले अनाज। आपने मनरेगा में देखा होगा, कल हम लोगों ने अध्ययन किया भी था कि मनरेगा में जो 100 दिन के रोजगार गारंटी की योजना दी गई थी उसमें ये कहा गया था कि काम के बदले आपको अनाज मिलेगा। अर्थात अगर आप काम करते हैं तो आपको उसके बदले जितना आपका रुपया बन रहा है उसके बदले आपको अनाज दिया जाएगा, जिससे आप अनाज को अपने घर में ले जाएंगे, जिससे आपका पूरा परिवार खा सकेगा। ठीक है, नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं। आइए, राशन कार्ड 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं राशन कार्ड? 3 प्रकार के। पहला होता है निर्धनों में भी, निर्धन लोगों के लिए अंत्योदय कार्ड होता है। कौन सा कार्ड होता है? अंत्योदय कार्ड होता है। दूसरा है निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों के लिए बीपीएल कार्ड होता है। तीसरा है अन्य लोगों के लिए एपीएल कार्ड होता है। तो आप जानते हैं 3 तरह का कार्ड होता है। एक कार्ड का जो रंग होता है वो पीला होता है, जो सामान्य लोगों के लिए होता है। ठीक है, उसके बाद आपका, ठीक है, होता है रेड रंग का। अभी हम आपको तीनों दिखाएंगे। एक सफेद रंग का होता है। ठीक है, तो ये तीनों आपको देखने को मिलेगा। अभी देखिए, अनाजों से ठस भरे अन्य भंडारों के बावजूद भी भूखमरी घटनाएं हो रही हैं। आप जानते हैं हमारे यहाँ स्टॉक में तमाम अनाज भरा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोग खाने बिना मर रहे हैं। क्यों मर रहे हैं? क्योंकि आप जानते हैं सरकार एक, ठीक है, न्यूनतम मूल्य पर किसान से अनाज को लेती है और उसके बाद उसको कम दाम में अपने सरकारी दुकान से गरीब वर्ग में बांटती है। लेकिन सपोज करिए अगर आपके पास एकदम पैसा भी नहीं रहेगा तो ऐसे लोग भूखमरी के शिकार हो रहे हैं, भले ही हमारे यहाँ बम्पर स्टॉक बना हुआ है। तो कहीं अनाज सड़ रहा है तो कुछ स्थानों पर चूहे अनाज खा रहे हैं, लेकिन जो है पीडीएस डीलर ज़्यादा लाभ कमाने के लिए अनाज को खुले बाजार में बेचना, राशन दुकानों में घटिया अनाज बेचना, ठीक है, राशन की दुकानों पर घटिया अनाज का पड़ा रहना, ये सब क्या है? ये सब जो है कहीं कहीं ऐसा हो रहा है कि जो दुकानदार हैं, सरकारी दुकानदार हैं, वह अपने राशन को अंदर रखे हैं,
लेकिन गरीब जनता में नहीं बांट रहे हैं, चूहे खा जा रहे हैं, वो सड़ जा रहे हैं, लेकिन जनता को नहीं दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो अगर मार्केट में उस चीज़ को बेचेंगे तो उनसे अच्छा पैसा मिलेगा उनको, और उसके बाद उनकी कमाई बढ़ जाएगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार जो स्कीम चला रही है वहाँ अगर इन पर नकेल नहीं कसी जाती है तो यहाँ पर ये लोग ऐसी मनमानी करते जो है दिखते हैं, जगह जगह पर इसकी सूचनाएं ऐसे मिलती रहती है, ठीक ना। या फिर ऐसा माल ला के रख देंगे कि जिसमें जो है एकदम खराब माल रहेगा, घटिया माल रहेगा, उसे किसान लेना पसंद ही नहीं करेगा या उसे गरीब वर्ग लेना पसंद ही नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं। देखिए ये 3 तरह का कार्ड है जो आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है। देखिए ये अंत्योदय योजना वाला कार्ड है, ये राशन कार्ड जो है ये अंत्योदय योजना वाला कार्ड है। ये देखिए एपीएल कार्ड है, ठीक है, जो सभी लोगों को मिलता है। और ये देखिए आपका, ठीक है, क्या है, बीपीएल कार्ड है, जिसे कहते हैं कि बिलो पॉवर्टी। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो ये देखिए सफ़ेद वाला कार्ड हो गया, पीला वाला हो गया, रेड वाला हो गया। ठीक, तो ये तीनों प्रकार के कार्ड आप यहाँ देख सकते हैं, और ये तीनों प्रकार के जो कार्ड हैं ये आपके सामने यहाँ दिख रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आप देख करके जान सकते हैं। नेक्स्ट में आइए। देखिए सहकारी समितियों की खाद्य सुरक्षा के भूमिका क्या है, मतलब सहकारी समितियां कैसे खाद्य सुरक्षा में भूमिका प्रदान करती हैं, यह आपको जानना है। तो सबसे पहली चीज जानना है कि जो सहकारी समितियां होती हैं यह निर्धन लोगों को खाद्यान्न की बिक्री के लिए कम मूल्य वाली दुकानें खोलती हैं। तमिलनाडु में जितने राशन की दुकानें हैं उनमें से करीब 94% सहकारी समितियों के माध्यम से चलाई जा रही हैं। दिल्ली में मदर डेयरी उपभोक्ताओं को दिल्ली सरकार द्वारा निर्धारित नियंत्रित दरों पर दूध और सब्जियां उपलब्ध कराने में बहुत तेजी से प्रगति कर रही है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे आप कि जहाँ पर, ठीक है, सहकारी समितियां होती हैं जो जनता की सेवा में होती हैं, ठीक ना, ये सब जो है क्या करती हैं, कहीं कहीं जो है कम मूल्य वाली दुकानों पर, ठीक है, की तरह खुली रहती हैं, और यहाँ पर ये सब जो है राशन चीज मिलता है। तमिलनाडु में देखिए, तमिलनाडु में जितनी राशन की दुकानें हैं उनमें से करीब 94% लोग ये सहकारी समितियों के माध्यम से चलाते हैं। दिल्ली में मदर डेयरी है, उपभोक्ताओं को दिल्ली सरकार द्वारा निर्धारित नियंत्रित दरों पर दूध और सब्जियां उपलब्ध कराने में बहुत तेजी से प्रगति कर रही है। महाराष्ट्र में देखिए एकेडमिक ऑफ डेवलपमेंट साइंस, ठीक है, ये क्या कर रही है कि विभिन्न क्षेत्रों में अनाज बैंकों की स्थापना के लिए गैर सरकारी संगठनों का नेटवर्क में मदद ले रही है। कहने का मतलब जो महाराष्ट्र सरकार है यह जो है एकेडमिक ऑफ डेवलपमेंट साइंस, इसके माध्यम से जो है कई, ठीक है, जो सरकारी संस्था है उसकी सहायता से ये हर एक चीज को यहाँ पर उपलब्ध करा रही है। अनाज बैंक की स्थापना करवा रही है। अनाज बैंक का मतलब वही अनाज का स्टोर, अनाज का, ठीक है, संग्रह। नेक्स्ट में हम लोग आते हैं। ठीक है, तो ये देखिए हम लोग का यही लास्ट है और हम लोगों ने यहाँ तक अध्ययन कर लिया और यह जो है पूरा कंप्लीट हो गया। आज हमारा इकोनॉमिक्स का एक चौथा चैप्टर कंप्लीट हो गया, जिसमें आपने क्या पढ़ा, इसमें आपने पढ़ा कि खाद्य सुरक्षा क्यों जरूरी है, हम खाद्य सुरक्षा क्यों करते हैं, बम्पर स्टॉक क्या है, मतलब एकदम पूरा ढेर सारा भरा हुआ गोदाम में, और सार्वजनिक वितरण क्या है, कैसे जो है सरकारें उस चीज़ को राशन कार्ड देख करके उसको बांटती हैं, इसमें से लोग कितने प्रकार के होते हैं और कितने प्रकार के राशन कार्ड बनाए गए हैं। तो आपने देखा कि अंत्योदय है, एपीएल है, बीपीएल है, 3 प्रकार के राशन कार्डों का, ठीक है, सिस्टम बनाया गया है। तो उसमें जो है कुछ होते हैं जो गरीबी रेखा के नीचे वाले होते हैं, कुछ सामान्य जीवन व्यतीत करने वाले होते हैं, कुछ एकदम गरीबों में भी गरीब होते हैं, ठीक है ना। तो 3 तरह के कार्ड बनाए गए हैं। इस सारा सिस्टम आपके सामने हुआ और आप इसे जाने। और आज के वीडियो में बस यहीं तक। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ेंगे, ठीक है, ज्योग्राफी वाले चैप्टर में। तो आइए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।